आज की इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के घटक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे कि करिकुलम के कंपोनेंट्स या उसके घटक कौन कौन से हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के घटक। तो देखिए, जब हम करिकुलम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इसके हम घटक की बात करते हैं, तो द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनमें किन किन तत्वों का समावेशन होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें कंटेंट आता है, इसमें एक्सपीरियंस आता है, इसमें इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, तो जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। देखिए, करिकुलम जब हम बात करते हैं ना, तो एक आप कह सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है। अगर हम स्कूल करिकुलम की बात करें तो पूरे हम भारत में जो स्कूल एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी सारी डिटेल होती है। तो उससे टीचर्स को पता चलता है कि उनको किस क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, कितना पढ़ाना है, किन जो एक्टिविटीज़ है इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों को करवा सकते हैं, किस तरह के असाइनमेंट दे सकते हैं। और उनको देखकर बच्चों को भी पता होता है कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, क्योंकि देखिए, जब करिकुलम बनता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, हम उनको क्या देना चाहते हैं, हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, मतलब 21st सेंचुरी के हिसाब से बच्चों को तैयार करना है। ठीक है, तो करिकुलम में ऑब्जेक्टिव होते हैं कि करिकुलम के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, बच्चों को क्या सिखाना है, और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही कंटेंट बनता है। ठीक है, कि बच्चा लैंग्वेज में क्या पढ़ेगा, बच्चा साइंस में क्या पढ़ेगा, बच्चा मैथ्स में क्या पढ़ेगा, सोशल साइंस में क्या पढ़ेगा, और एक्सपीरियंस के बच्चों को किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए क्लास में, किस तरह से टीचर बच्चों को सिखाएं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। और इवैल्यूएशन ये पता लगाने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, वो कहाँ तक फुलफिल हुए। ठीक है, तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ करिकुलम इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन। की पाठचर्या के घटक में मुख्य रूप से उद्देश्य है, विषय वस्तु है, अनुभव है और मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट दैट गाइड्स टीचर एंड स्टूडेंट टू अचीव लर्निंग आउटकम। कि घटक मिलकर एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या मदद मिलती है, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों को अधिगम परिणाम की जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, उसके परिणाम स्वरूप बच्चा कितना सीखेगा, तो लर्निंग आउटकम का भी पता चलता है कि किस तरह से टीचर को पता चलता है कि किस तरह से पढ़ाना है, किन तरीकों से पढ़ाना है, किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना है। ठीक है, किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन करना है, और साथ ही साथ बच्चों को भी हेल्प मिलती है कि उनको किस तरह से, उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं, किस क्लास में क्या पढ़ना है। तो इससे टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम में देखिए, यहाँ पर हम जैसे अभी हमने बात की, 4 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य लक्ष्य क्या है। फिर हम कंटेंट की बात करेंगे। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उसके हिसाब से कंटेंट, विषय वस्तु तैयार की जाती है। अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, और अलग अलग सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए। मान लो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो थर्ड क्लास में हम इसको ईवीएस के रूप में पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो थर्ड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, फोर्थ में क्या होना चाहिए, फिफ्थ में क्या होना चाहिए, सिक्स्थ में क्या होना चाहिए, सेवन्थ में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कंटेंट की बात आती है। अब जब कंटेंट बन गया तो उस कंटेंट को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से टीचर जाकर बच्चों को क्लास में पढ़ाएगा, क्या एक्टिविटी करवा सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन लास्ट में, कि किस तरह का इवैल्यूएशन होना चाहिए, किस तरह से टीचर बच्चों को इवैल्यूएट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो एक एक करके हम इन सब पर बात करते हैं।
तो देखिए, जब हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमारे हम पहले एक अपने लिए एक हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको फुलफिल हम करते हैं। आप एग्जांपल के लिए, जब आप स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस में जब आप अपने लेसन प्लान को डिलीवर करते थे, तो उससे डिलीवर करने से पहले लेसन प्लान बनाते हुए सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते थे कि मुझे क्या सिखाना है, इस चैप्टर को पढ़कर बच्चा क्या क्या सीखेगा। तो सेम जब हम करिकुलम की बात करते हैं, तो इस ड्राफ्ट में भी जो करिकुलम बन रहा है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को हम क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। तो ये उद्देश्य विशिष्ट होते हैं और व्यवहारिक शब्दों में लिखे जाते हैं। कोई भी हम ड्राफ्ट देखते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव होते हैं, उससे पता चलता है कि ये जो करिकुलम है ये क्यों बनाया गया है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसको किस तरह से फुलफिल करेगा। ठीक है। इससे पता चलता है कि विद्यार्थियों से उनके शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप क्या जानने और करने की अपेक्षा की जाती है। इट स्टेट व्हाट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड डू एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है। फिर कंटेंट की बात करते हैं, तो इट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इन स्कूल, कि इसमें विद्यालय में सीखी जाने वाली जानकारी होती है। ठीक है। इट रिफर्स टू द नॉलेज स्किल एंड कंसेप्ट दैट स्टूडेंट विल लर्न, की यह उस ज्ञान कौशल और अवधारणा को संदर्भित करता है जो विद्यार्थी सीखेंगे। दिस मटेरियल में बी ऑर्गेनाइज इनटू टॉपिक्स, की इस सामग्री को विषयों में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर कंटेंट बनाया जाता है, विषय वस्तु बनाई जाती है। जैसे आप खुद याद करके देखिए, स्कूल में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे। ठीक है। आप स्टार्टिंग की अगर बात करें हम, तो छोटी क्लासेस में आपके पास लैंग्वेज होती थी, ईवीएस होता था, मैथ्स होती थी। ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट होते थे, लैंग्वेज होती थी। सिक्स क्लास में अगर आप गए, तो वहाँ पर फिर साइंस हो जाती थी। ठीक है। साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, इसके अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, लैंग्वेज इस तरह से होती थी। तो सिक्स क्लास में आप जो साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, सेवन्थ क्लास में कौन से टॉपिक होने चाहिए, एट्थ क्लास में कौन से टॉपिक होने चाहिए, नाइन्थ में क्या होना चाहिए। तो जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, तो इसका जो हम एक रिजल्ट हम बुक के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इन स्कूल, की इसमें विद्यालय में सीखी जाने वाली सारी जानकारी जो होती है अलग अलग विषयों के रूप में होती है। तो इट मे बी सीक्वेंस, की ये एक सीक्वेंस में होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। अलग अलग क्लास में जो डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से बनाई जाती है। बच्चों के जो मनोविज्ञान है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार की जाती है। छोटी क्लासेस में सिंपल होता है, धीरे धीरे क्लास बढ़ती जाती है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं और एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटेंट भी समझ में आ गया। अब जब कंटेंट हो गया, तो अब किस तरह से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है। तो इट रिफर्स टू द मेथड एंड स्ट्रेटेजी यूज टू डिलीवर द करिकुलम, की पाठचर्या को वितरित करने के लिए किस तरह से जो कंटेंट है वो बच्चों तक पहुंचाना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से किन किन मेथड्स का यूज करके टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, और कौन कौन सी एक्टिविटी भी यूज की जा सकती है। तो इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, असेसमेंट मेथड एंड लर्निंग एक्टिविटीज, किसमें अनुदेशात्मक रणनीतियां, मूल्यांकन विधियां, सीखने की गतिविधियां शामिल होती हैं। आप खुद याद करके देखिए, जब आप अपना लेसन प्लान तैयार करते थे, तो फिर क्या होता था कि आप स्कूल में क्लास में जाकर आप किस तरह से उसको सिखाओगे, आप भी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम करिकुलम की बात करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ होती है, ये चीज़ बताई जाती है कि आप किस तरह से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हो, टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, और बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं। और लास्ट में इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, मूल्यांकन की, अच्छा अब ऑब्जेक्टिव कहाँ तक फुलफिल हुआ है इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि विद्यार्थी पाठचर्या के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। इसमें फॉर्मेटिव समेटिव दोनों हो सकता है। मतलब जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, तो जो बच्चों का जो लगातार स्कूल्स में जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्लास में भी टीचर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर एक क्लास टेस्ट ले लेता है। तो ये जब हम फॉर्मेटिव की है, तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं उसको फॉर्मेटिव, और समेटिव जो एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं। तो इससे पता चलता है ना कि बच्चे कितना सीख रहे हैं।
इट में इंक्लूड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर, कि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करना भी शामिल हो सकता है कि इससे टीचर्स को जो रिजल्ट होता है, ठीक है, जो भी बच्चों का रिजल्ट आता है तो उससे टीचर को भी तो फीडबैक मिलता है ना कि उन्होंने जितनी मेहनत की, जो मेथड्स यूज किए, दो जो तरीके यूज किए, कहाँ तक सफल रहे। और बच्चों को भी फीडबैक मिलता है कि साल भर में उन्होंने जो मेहनत की तो उन्होंने उनका लेवल क्या है, उससे बच्चों को भी पता चलता है। इट आइडेंटिफाइज द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, इससे पाठचर्या की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की भी पहचान होती है। इससे पता चलता है इवैल्यूएशन की जो करिकुलम बनाया गया वो कितना सही है, कितना इफेक्टिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी बना दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है, बच्चे इसको अपने लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इट आइडेंटिफाइज द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, के पाठचर्या की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की पहचान करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम की बात की, उसके घटक की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।